तो चैप्टर का नाम है एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन एक्चुअल में है क्या, कंसेप्ट क्यों है, गवर्नमेंट ने क्यों बना रखा है, वो देखो। सबसे पहले गवर्नमेंट बोलती है जीएसटी की लेवी कब होगी, वो हमने आपको बताया। कोई बताएगा क्या वो शब्द जिसकी वजह से जीएसटी में लेवी अट्रैक्ट हो जाती है? सप्लाई। ठीक है, तो अगर सप्लाई है तो जीएसटी लगेगा। सप्लाई कौन सी है उस पर डिपेंड करता है टैक्स कौन सा होगा। इंटर स्टेट सप्लाई पे टैक्स अलग है, इंट्रा स्टेट सप्लाई पे टैक्स अलग है। अब गवर्नमेंट ने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो ऐसा कि नॉर्मली पहले उन्होंने बोला है हर तरह की सप्लाई पे टैक्स लगेगा। ठीक है, अब क्योंकि हर तरह की सप्लाई में कुछ बेसिक चीजें भी आ गई जो कि आम आदमी के यूज आती है, अगर उन पे जीएसटी लगा दिया जाएगा तो उनकी कॉस्टिंग ज्यादा हो जाएगी और एंड कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट या वो सर्विस कॉस्टली मिलेगी। तो एक तरीका तो ये हो सकता था कि यहाँ पे जब बताया गया था लेवी, उसी में से उन प्रोडक्ट को हटा दिया जाए। ठीक है, पर वो क्या कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो एक सबसे पहले बोला लेवी, किन चीजों पे लेवी होगी वो सारा जनरल रूल बता दिया हमें। अब स्पेसिफिकली हमें बताया है उनमें से कौन कौन सी चीजें ऐसी होगी जिन पे टैक्स नहीं लगाना। ठीक है, तो एग्जेम्पशन जो है वो सेकंड स्टेप है। अगर किसी सर्विस पे या प्रोडक्ट पे लेवी नहीं है तो उस पे एग्जेम्पशन की हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जेम्पशन का मतलब नॉर्मल रूल से वो टैक्सेबल है बट स्पेसिफिकली उसके ऊपर कोई एग्जेम्पशन दे रखी है गवर्नमेंट ने। ठीक है, और अगर प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट नहीं है तो थर्ड स्टेप आती है टैक्स कलेक्शन की। तो ये तीन स्टेप है आपके कुल मिला के जीएसटी में। लेवी, अगर लेवी है और एग्जेम्प्ट नहीं है तो फिर थर्ड स्टेप की बात आती है कलेक्शन। ठीक है जी, तो इस चैप्टर में आपको सारा ये देखना है कौन कौन सी ऐसे गुड्स हैं या कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज है जिनको जीएसटी में एग्जेम्प्ट किया हुआ है, उनके ऊपर जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। हालांकि उनपे लेवी हो सकती है बट उनपे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें दो लिस्ट है आपके पास, गुड्स की और सर्विसेज की। गुड्स एग्जाम के लिए ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, फिर भी एक लिस्ट दे रखी है आपको रीड आउट करनी है, उसमें से ज्यादा कुछ नहीं है। सर्विस में आपको सब कुछ अच्छे से पढ़ना है, वहां पे अलग अलग प्रोविजन अप्लाई होगा। तो सेक्शन 11 है सीजीएसटी एक्ट 2017 का, ये आपको बता रहा है एग्जेम्पशन। सेक्शन 11 पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन। तो एग्जेम्पशन देने का पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के पास पावर है, अगर उसको लगता है किसी भी गुड्स को या सर्विस को एग्जेम्प्ट करना चाहिए तो वो एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। एग्जेम्प्ट करने का प्रोसेस क्या होता है? उनको एक ऑफिशियल गेजेट में, ऑफिशियल गेजेट होता है इंडिया का, उसके अंदर नोटिफिकेशन पास करना होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है, वो कभी भी नोटिफिकेशन पास करके किसी भी गुड्स को एग्जेम्प्ट कर सकती है, किसी भी सर्विस को एग्जेम्प्ट कर सकती है। उसको कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी ये जो सेक्शन बना है ये एक्ट में है और एक्ट पार्लियामेंट से अप्रूव हो चुका है। ठीक है, अब एग्जेम्पशन जो है गवर्नमेंट जब एग्जेम्प्ट करेगी, देखो गुड्स होंगे या सर्विस होगी, किसी भी चीज को एग्जेम्प्ट करने का पावर किसके पास है? पावर टू एग्जेम्प्ट, ये है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर आ गया। किस चीज का पावर है? वो एग्जेम्प्ट कर सकती है दो तरीके से, एक तो जनरल एग्जेम्पशन है और एक है स्पेशल ऑर्डर। जनरल एग्जेम्पशन कैसे पास की जाती है? नोटिफिकेशन पास करके, नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गेजेट। स्पेशल ऑर्डर क्या होता है? बाय पासिंग स्पेशल ऑर्डर, मतलब स्पेशली किसी के लिए ऑर्डर पास किया जाएगा, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए या किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए। ठीक है, इस तरीके से दो एग्जेम्पशन गवर्नमेंट दे सकती है। जनरल एग्जेम्पशन ये पब्लिक इंटरेस्ट में दी जाती है। पब्लिक इंटरेस्ट मतलब लोगों की भलाई के लिए, जन कल्याण के लिए, जन कल्याण। ठीक है जी, और जो स्पेशल ऑर्डर है वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में दिया जाता है।
कि गवर्नमेंट से आप स्पेशली जाके कोई परमिशन ले रहे हो, सेटिस्फाई कर रहे हो गवर्नमेंट को कि मेरे एक्टिविटी पे जीएसटी माफ कर दो, तो अल्टीमेटली जन कल्याण है। ठीक है, अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव इसी इसका भी पब्लिक इंटरेस्ट ही है। तो दो तरह की एग्जेम्पशन है आपके पास। कौन इश्यू करेगा एग्जेम्पशन? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और पावर कहां से आ रही है? सेक्शन 11 से। देखो सेक्शन 11(1), where the government is satisfied that it is necessary in public interest to exempt goods or services or both of any specified description from whole or any part of the tax leviable thereon, then it may, on the recommendation of the GST Council, pass exemption notification। ध्यान रखना है यहाँ पे नोटिफिकेशन पास किया जाएगा, either absolute और कंडीशनल। इसका मतलब क्या है? जो नोटिफिकेशन पास करेगी ना गवर्नमेंट, वो कंडीशनल भी हो सकता है और अनकंडीशनल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आप अपना घर किराए पे देते हो, अगर आप अपना घर रेंट पे देते हो, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। दिस इज अनकंडीशनल एग्जेम्पशन। क्या है ये अनकंडीशनल है, कोई कंडीशन नहीं लगाया उन्होंने, सिंपल बोला है घर किराए पे दोगे रहने के लिए, जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर होटल रूम किराए पे देंगे, तो होटल रूम अगर रेंट पे देंगे तो इसमें कंडीशन लगा रखी है। कंडीशन क्या है? अगर इसका पर डे का फेयर 1000 रुपीज तक है तो फिर जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये हो गया आपका कंडीशनल। ठीक है, तो गवर्नमेंट किसी भी तरह का आपके ऊपर जीएसटी का एग्जेम्पशन दे सकती है, कंडीशनल भी हो सकता है और एब्सोल्यूट मतलब अनकंडीशनल भी हो सकता है। सो दिस इज जनरल एग्जेम्पशन। ठीक है, सेकंड, स्पेशल ऑर्डर। स्पेशल ऑर्डर क्या होता है? where government is satisfied that it is necessary in public interest under exceptional circumstances to exempt the goods or service or both, then it may on the recommendation of GST Council pass a special order। अब नोटिफिकेशन पास नहीं करना गैजेट में, कि स्पेशल ऑर्डर पास किया जाएगा, इधर एब्सोल्यूट और ये कंडीशनल यहां चला गया, इसको यहां पे लाना। ठीक है, क्लियर है क्या यहां तक? दो तरह की एग्जेम्पशन, जनरल एंड स्पेशल। जनरल एग्जेम्पशन कैसे पास होगी? नोटिफिकेशन से। स्पेशल एग्जेम्पशन कैसे पास होगी? स्पेशल ऑर्डर से। दोनों को पास करने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए राय लेती है किससे? जीएसटी काउंसिल से। जीएसटी काउंसिल का हेड कौन है मालूम है क्या आप लोगों को? हु इज द हेड ऑफ जीएसटी काउंसिल? फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो इनसे राय लेती है गवर्नमेंट और इनकी राय के अकॉर्डिंग वो एग्जेम्पशन पास करते हैं। बोलो फटाफट, क्लियर है यहां तक? दोनों में अगर आपसे डिफरेंस पूछें जनरल एग्जेम्पशन में और स्पेशल एग्जेम्पशन में, तो कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो आप, और दोनों में कुछ सिमिलरिटी पूछे तो भी लिख सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 11 सबसेक्शन 3। ये बात कर रहा है क्लेरिफिकेशन की। क्या मतलब होता है इसका? देखो मान लेते हैं गवर्नमेंट ने एक एग्जेम्पशन पास किए यहाँ पे 5 अप्रैल 2020 को। ठीक है, एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन पास किया है जिसमें कोई सर्टेन एग्जेम्पशन उन्होंने दी है। आगे जाके फ्यूचर में उस एग्जेम्पशन की वर्डिंग्स में जाके कोई कॉन्ट्राडिक्शन होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो 6 महीने बाद, मान लेते हैं 6 महीने बाद गवर्नमेंट चाहती है कि इस नोटिफिकेशन में जो लिखा गया है उसके लिए हम एक क्लेरिफिकेशन इश्यू करें। क्लेरिफिकेशन का मतलब डाउट्स को क्लियर करें। ठीक है, जो इंटरप्रिटेशन इश्यू आ रहे हैं उसको क्लियर करें, उसके लिए क्लेरिफिकेशन इश्यू करें। अब बात ये आ रही है, जो क्लेरिफिकेशन इश्यू किया जाएगा ये कब से इफेक्टिव माना जाएगा? जब ये क्लेरिफिकेशन इश्यू होगा तब से, या फिर इनिशियल जब नोटिफिकेशन इश्यू हुआ तब से? तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास सेक्शन 11(3) है, इसका जवाब देता है वो बोल रहा है अगर क्लेरिफिकेशन 1 साल में आप इश्यू कर देते हो तो फिर हम इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इफेक्टिव मानेंगे। ठीक है, क्लियर? तो एक लिमिट याद रखनी है आपको यहाँ पे 1 ईयर की। नोटिफिकेशन इश्यू होने से
एक साल में अगर क्लेरिफिकेशन आ जाता है तो फिर उस क्लेरिफिकेशन को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इफेक्टिव माना जाएगा। ओके, चलो जी। तो देखो सेक्शन 11 बहुत ज्यादा कुछ मैटर नहीं है उसके अंदर, केवल आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। एग्जेम्पशंस जो है वो दो तरह की होती है, और उनमें अगर कोई क्लेरिफिकेशन पास करना हो गवर्नमेंट को तो वो एक साल में पास कर सकती है, और उस क्लेरिफिकेशन को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अप्लाइड माना जाता है। अब आ रही बात, एग्जेम्पशंस गवर्नमेंट को देनी है, तो अभी हम जो पढ़ेंगे वो सारी की सारी जनरल एग्जेम्पशंस है, किसी भी स्पेशल एग्जेम्पशन को हमें नहीं पढ़ना। ठीक है, जनरल एग्जेम्पशन गुड्स के लिए भी गवर्नमेंट ने इशू कर रखी है और सर्विसेज के लिए भी कर रखी है। गुड्स के लिए जो नोटिफिकेशन है वो है 2/2017। देखो ये मास्टर नोटिफिकेशन नंबर है, मतलब ओरिजिनल जब फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया था ना एग्जेम्पशन का, वो है 2/2017। अब मान लेते हैं गवर्नमेंट को इन गुड्स की लिस्ट में और कोई एग्जेम्पशन देनी है तो वो आज एक नया नोटिफिकेशन इशू करेंगे, बट ऐसा माना जाएगा कि ये जो न्यू नोटिफिकेशन है वो इसी का पार्ट है। ठीक है, तो इनिशियली जो नोटिफिकेशन इशू हुआ था आपको वो नंबर याद रखना है, बाकी सारे जो नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम इशू होते जा रहे हैं वो पार्ट माने जाएंगे इस ओरिजिनल नोटिफिकेशन के। चलो, तो गुड्स के लिए नोटिफिकेशन नंबर है 2/2017, और सर्विसेज के लिए जो नोटिफिकेशन है उसका नंबर है 12/2017। तो याद हो जाएगा आराम से, ये 2 है और वो 12 है। एंट्री नंबर आपको भले ही याद नहीं हो, नोटिफिकेशन नंबर जरूर आपको एग्जाम में मेंशन करना है। चलो, ये गुड्स वाली लिस्ट है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है। इसमें प्रोडक्ट्स की लिस्ट दे रखी है, प्रोडक्ट्स की लिस्ट आपको पढ़नी है। इन प्रोडक्ट्स पे इंडिया में सप्लाई करने पे जीएसटी नहीं लगेगा, उसका रीजन क्या है? लेवी नहीं होगा ऐसा नहीं बोल सकते, लेवी तो है बट एग्जेम्प्ट किया हुआ है। ठीक है, जैसे लाइव एनिमल्स लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट, देखो लाइव एनिमल्स को सेल करना अदर देन हॉर्स, ये लेवी टू जीएसटी तो है, मतलब इस पे जीएसटी लगता तो है, बट उसको जमा कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ उसको एग्जेम्प्ट कर रखा है। कल को मान लेते हैं इस एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन से गवर्नमेंट इस शब्द को हटा दे, अब इसका क्या इंप्लीकेशन होगा मुझे बताओ? अगर गवर्नमेंट कल को इसको यहां से हटा देती है नोटिफिकेशन से, तो इसका इंप्लीकेशन क्या होगा? क्या ये अपने आप टैक्सेबल हो जाएगा या नहीं होगा, या फिर इसको स्पेसिफिकली कहीं टैक्सेबल करना पड़ेगा? ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर आपको सीक्वेंस दिखाई थी ना, एग्जेम्पशन सेकंड स्टेप है, पहले हम बोलते हैं इस पे टैक्स लगेगा, फिर हम बोलते हैं इसको एग्जेम्प्ट कर रखा है तो टैक्स जमा कराने की जरूरत नहीं है। तो अगर इस लिस्ट से उस गुड्स को हटा दिया जाता है तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। चलो जी, तो यहाँ पे देखो कुछ नाम रीड आउट कर देता हूँ मैं आपके लिए। लाइव एनिमल्स है, मीट एंड एडिबल मीट, ऑफेल, फिश, इसके बहुत सारी वैरायटी दे रखी है। फिर डेयरी प्रोड्यूस है, बर्ड्स, एग है, नेचुरल हनी है, एडिबल प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल ओरिजिन, ह्यूमन हेयर, live trees and other plants, bulbs, roots and like, edible vegetables, roots, tubers, potato, tomato, onion, shallots, garlic, leeks। ठीक है, ऐसे एडिबल फ्रूट्स, नट्स, इनके ऊपर भी जीएसटी माफ है। इनमें एक चीज ध्यान रखना है आपको, ये फ्रूट्स नट्स जो है ये सारे के सारे एग्जाम्प्ट तभी हैं जब ये अनब्रांडेड है। ठीक है, जैसे ही ब्रांडेड हो जाएंगे, ब्रांडेड होते ही इनके ऊपर टैक्स लग जाता है। ठीक है, तो गुड्स वाली लिस्ट में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आपको रीड आउट करना है, इसमें कोई भी एक्सप्लेन करने वाली चीज नहीं है। जहां जहां इंपॉर्टेंट मुझे लगा मैंने इनको अंडरलाइन कर रखा है आपके लिए। ठीक है, पढ़ लोगे आप इसको? चलो, मेन जो अपना कंटेंट है वो है आपका एग्जेम्प्टेड सर्विसेज का, क्योंकि गुड्स की लिस्ट याद करनी है, उसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं, कुछ आपको लगेगा डाउट तो आप पूछ लेना। सर्विसेज में आ जाते हैं।
तकरीबन 100 एंट्रीज है इसके अंदर। एंट्री नंबर को स्किप कर देना, कोई इशू, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला नंबर पे। एंट्री नंबर याद, अगर कई बच्चों को अच्छे से अपने आप याद हो जाती है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो याद कर लेना, ज्यादा इस पे एफर्ट्स देने की जरूरत नहीं है। बस नोटिफिकेशन नंबर लिख के आ जाना। नोटिफिकेशन नंबर है 12/2017, सेंट्रल टैक्स ब्रैकेट में रेट। ठीक है, चलो वन बाय वन चलते हैं हम एग्जामिशन पे। पहली जो एंट्री है वो बात कर रही है चैरिटेबल एक्टिविटीज की। तो देखो बेसिकली पहले यहाँ पे आप देखो गवर्नमेंट का क्या इंटेंशन है एग्जामिशन देने के पीछे। गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है? गवर्नमेंट बोल रही है जो बेसिक सर्विसेज है ना, बेसिक सर्विसेज फॉर कॉमन मैन, आम आदमी के लिए जो बेसिक सर्विसेज है उनके ऊपर हम जीएसटी हटा देते हैं, ताकि जो गरीब आदमी है उसके ऊपर जीएसटी का एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े। ये इनके पीछे इंटेंशन है। अब कॉमन मैन कौन कौन सी बेसिक सर्विसेज यूज करता है? देखो सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन, एजुकेशन के ऊपर जीएसटी हटाएंगे। सेकंड इज मेडिकल सर्विसेज। मेडिकल सर्विसेज क्या होता है? हॉस्पिटल्स। ठीक है। थर्ड इज चैरिटेबल एक्टिविटीज। अगर कोई संस्था है वो चैरिटेबल काम कर रही है तो उसके ऊपर जीएसटी लगा के अननेसेसरी बर्डन क्रिएट नहीं करना चाहती गवर्नमेंट। नंबर 4 है रिलीजियस एक्टिविटीज, क्योंकि इंडिया में रिलीजन इज रिलीजियस एक्टिविटीज। ठीक है, इंडिया में रिलीजन का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए रिलीजियस एक्टिविटीज के ऊपर भी जीएसटी हटाने का उनका इंटेंशन है। तो कुल मिला के देखो ये 4 सेक्टर है मोटे मोटे। इन 4 सेक्टर पे से गवर्नमेंट जीएसटी हटाएगी लगभग लगभग। और डिटेल में जाए तो एग्रीकल्चर, ये तो सबसे बेसिक एक्टिविटीज है। ठीक है, तो इंटेंशन क्लियर है आपकी, गवर्नमेंट क्यों एग्जेम्प्ट कर रही है। इन सेक्टर्स में जो बेसिक सर्विसेज है उनको माफ करेंगे। अब अलग अलग एंट्री है, कुल मिला के सारा इंपैक्ट ये आने वाला है। पहली एंट्री चैरिटेबल एक्टिविटीज की है। चैरिटेबल एक्टिविटीज का मतलब जो कंपनी या जो इंस्टीट्यूशन चैरिटेबल एक्टिविटीज कर रहा है, मतलब जैसे एक संस्था है, मान लेते हैं ए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ये आउटवर्ड सर्विसेज देती है, मतलब इसके लिए जो काम ये कर रहा है वो सप्लाई है। तो सप्लाई है मतलब लेवी तो है, बट क्या इसकी एक्टिविटी एग्जेम्पशन में फॉल करती है क्या, वो आपको इस एंट्री नंबर 1 में चेक करना है कि कौन कौन सी चैरिटेबल एक्टिविटीज हैं जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात जो यहाँ लिख रखी है वो है 12AA का रजिस्ट्रेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर हम जीएसटी माफ करने की सोच रहे हैं, इसके पास 12AA का रजिस्ट्रेशन होना मस्ट है। ये कौन सा रजिस्ट्रेशन है? इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, इनकम टैक्स एक्ट 1961। आपने पूरा इनकम टैक्स एक्ट पढ़ा है, बताओ ये 12AA सेक्शन किस चीज का रजिस्ट्रेशन देता है आपको? ट्वेल्व डबल ए में किस चीज का रजिस्ट्रेशन मिलता है हमें? ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट। और अच्छा ये बताओ इनकम टैक्स में चैरिटेबल एक्टिविटीज किसको बोलते हैं? स्कूल को। ठीक है, और व्हाट आर चैरिटेबल एक्टिविटीज अंडर इनकम टैक्स एक्ट? क्योंकि वहां पे भी तो इनकम टैक्स माफ कर रखा है ना, गवर्नमेंट तो एक ही है इंडिया की। अब वो इनकम टैक्स कानून भी उसी गवर्नमेंट ने बनाया है, जीएसटी भी उसी ने बनाया है, तो इंटेंशन तो एक ही होना चाहिए उनका। सोशल वेलफेयर है, अच्छा उसमें
मेडिकल भी आता है क्या? हॉस्पिटल, हॉस्पिटल भी आता है, वाइल्ड लाइफ भी आता है। सत्यम बोल रहा है नहीं आता, आता है उसमें। इनकम टैक्स की जो चैरिटेबल एक्टिविटीज है उसमें एजुकेशन भी आता है, रिलीजन भी आता है, हॉस्पिटल भी आता है, वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज भी आती है, ठीक है ना, एनवायरमेंट प्रिजर्व करना, प्रॉफिट मेकिंग है तो भी आता है। प्रॉफिट कमाने से चैरिटेबल एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है, पर वो प्रॉफिट का यूटिलाइजेशन उन्हीं एक्टिविटीज में होना चाहिए, ठीक है। तो इनकम टैक्स का सेक्शन पढ़ा होगा तो वहां पे एक लिमिट आती है कि जितना भी आप पैसा कमाओगे इन एक्टिविटीज से उसका 85% दोबारा इन्हीं एक्टिविटीज में यूटिलाइज करना पड़ेगा सेम ईयर के अंदर अंदर, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो फिर आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ जाएगा। चलो, तो इंटेंशन एक ही है। यहाँ पे गवर्नमेंट बोल रही है 12AA का रजिस्ट्रेशन है अगर आपने लिया है। देखो जीएसटी वाले क्या कर रहे हैं, जीएसटी वाले अपना थोड़ा सा बर्डन कम कर रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इनकम टैक्स के 12AA में रजिस्टर्ड है, इसका मतलब इनकम टैक्स वालों ने उसकी एक्टिविटीज को सर्वे किया होगा, और क्योंकि इनकम टैक्स वालों ने उसको रजिस्ट्रेशन दिया है 12AA का, इसका मतलब कि वो आदमी जेन्युइन में चैरिटेबल काम कर रहा है। तो हम दोबारा उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, तो इससे डायरेक्ट लिंक कर दिया तो जीएसटी वालों की मेहनत बच गई। चलो, पर उन्होंने ये जरूर बोला है कि जो स्पेसिफिक एक्टिविटी हम बोल रहे हैं उन्हीं एक्टिविटी पे हम जीएसटी माफ करेंगे, भले ही आपके पास 12AA का रजिस्ट्रेशन क्यों ना हो। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन, यहाँ एग्जामेशन लेने की पहली शर्त है 12AA का रजिस्ट्रेशन, और दूसरी ये 4 स्पेसिफिक एक्टिविटी। क्या क्या है देखो, पहला बोल रहे हैं पब्लिक हेल्थ। अगर आप काम कर रहे हो पब्लिक की हेल्थ के लिए, कैसे कर रहे हो, केयर या काउंसलिंग कर रहे हो आप, ठीक है। किसकी केयर काउंसलिंग कर रहे हो, टर्मिनली इल पर्सन और पर्सन विद सेवियर फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी। टर्मिनली इल का मतलब होता है बहुत ज्यादा बीमार, ठीक है, बहुत ज्यादा बीमार है, जो कि या तो सेवियर फिजिकल डिसेबिलिटी है या फिर मेंटल डिसेबिलिटी है। दूसरा, पर्सन अफ्लिक्टेड विद HIV और एड्स। थर्ड, persons addicted to dependence forming substance such as narcotic drugs और alcohol, तो इसको हम बोल सकते हैं ड्रग एडिक्ट। तो एडिक्ट जो है संजू, एग्जाम्पल संजू, ठीक है। तो अगर आप ये काम कर रहे हो पब्लिक की हेल्थ के लिए, केयर काउंसलिंग कर रहे हो, तो कितना भी पैसा आप रिसीव कर रहे हो। अच्छा मुझे ये बताओ, जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है वो अगर केयर कर रही है, काउंसलिंग कर रही है, तो क्या वो पैसे लेती है क्या, या फ्री में करती है काम? लेंगे ना पैसे, वो डोनेशन की फॉर्म में ले लें, फॉर्म कुछ भी हो सकता है, या डायरेक्ट भी ले लेते हैं, वो किसी भी तरीके से पैसे ले रहे हैं, उन पैसों पे जीएसटी नहीं लगेगा, 12AA का रजिस्ट्रेशन होगा तो, ठीक है। दूसरा, दूसरी एक्टिविटी क्या बोली उन्होंने, पब्लिक अवेयरनेस। अगर पब्लिक के अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हो आप, प्रिवेंटिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग और प्रिवेंशन ऑफ HIV इन्फेक्शन, इन 3 एक्टिविटी का अगर आप अवेयरनेस कर रहे हो तो भी आपको जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, योगा। तो यहाँ पे याद रख लो बाबा रामदेव, ठीक है। एडवांसमेंट ऑफ रस्सी, RSY, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, योगा, इनका एडवांसमेंट करने का काम कर रहे हो, नो जीएसटी। नेक्स्ट, आप कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम चला रहे हो या स्किल डेवलपमेंट चला रहे हो, किसके लिए, अबंडेंट, ऑर्फन्ड, होमलेस चिल्ड्रन, फिजिकली और मेंटली अब्यूज्ड और ट्रोमेटाइज्ड पर्संस, प्रिजनर्स और ओल्ड एज पर्सन ओवर एज ऑफ 65 ईयर्स रिजाइडिंग इन रूरल एरिया, मतलब गांव के बुजुर्ग, ठीक है ना, रूरल बुजुर्ग बोल सकते हो आप। एंड लास्ट इज प्रिवेंशन ऑफ एनवायरमेंट इंक्लूडिंग वाटरशेड्स, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो देखो ये सारी एक्टिविटी है जिनके करने पे आपको जीएसटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रोवाइडेड आपके पास 12AA का रजिस्ट्रेशन है। क्लियर है फर्स्ट एंट्री सबको? जिसको जहां डाउट हो वहीं बता देना, क्योंकि ये सब छोटी छोटी एक एक एंट्री आने वाली है आपके सामने, लगभग लगभग 100 एंट्रीज आपको पढ़नी है।
इसमें कुछ तो वन वर्ड ही है, एक एक लाइन की है। चलो जी नेक्स्ट। नेक्स्ट बड़ी सिंपल है। अगर आपकी कंपनी चल रही है, ए लिमिटेड अपना पूरा का पूरा बिजनेस ट्रांसफर कर देती है बी लिमिटेड को, इसको हम बोलेंगे ट्रांसफर एज ए गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न शब्द आपने सुना ही होगा अकाउंट्स के अंदर। चलता हुआ बिजनेस ए लिमिटेड ने ट्रांसफर कर दिया बी लिमिटेड को, तो यहाँ पे कोई जीएसटी देने की जरूरत नहीं है, ये एग्जेम्प्ट की हुई है ट्रांजेक्शन। ठीक है। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न एज ए होल और एन इंडिपेंडेंट पार्ट देयर ऑफ, नो जीएसटी एप्लीकेबल। चलो जी नेक्स्ट एंट्री, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि ये रिलेटेड है गवर्नमेंट की एक्टिविटीज से। देखो दो आर्टिकल नंबर है यहाँ पे 243G एंड 243W। आप नीचे देखोगे इसकी लिस्ट दे रखी है। 243G जिसमें पंचायत के फंक्शंस बता रखे हैं। 243G कहाँ का, कॉन्स्टिट्यूशन का। 243W कहाँ का, कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें क्या बता रखा है, म्युनिसिपैलिटी के फंक्शंस। इन फंक्शंस के लिए, अब ये क्या फंक्शंस है मैंने यहाँ बता रखे हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है वैसे। जैसे पंचायत को जो काम करना होता है वो खुद करती है या उसके कॉन्ट्रैक्ट देती है, बताओ मुझे। क्या पंचायत अपने काम सारे खुद करती है या उसके लिए टेंडर इशू करती है? टेंडर इशू करती है ना, कॉन्ट्रैक्ट इशू करती है। ठीक है। देखो पंचायत के फंक्शंस है, पंचायत को काम करने के लिए उनको लोगों से कॉन्ट्रैक्ट, लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा, टेंडर देना पड़ेगा। तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं, कोई भी पर्सन जैसे हम ले लेते हैं, कंपनी है ए लिमिटेड, इस ए लिमिटेड ने गवर्नमेंट से टेंडर लिया। ठीक है, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी, इन लोगों से इन्होंने टेंडर लिया है। तो कुल मिला के आप बोलो गवर्नमेंट की कोई भी डिपार्टमेंट है वहां से टेंडर मिला है किसको, ए लिमिटेड को। अब ए लिमिटेड गवर्नमेंट के लिए जो काम कर रही है वो सर्विस है या वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी हम कौन सी एग्जामिशन पढ़ रहे हैं, फटाफट से बताओ। अभी जो टॉपिक चल रहा है नोटिफिकेशन 12/2017, वो एग्जामिशन ऑफ गुड्स है कि सर्विस है? सर्विस पढ़ रहे हैं ना हम। तो एग्जामिशन ऑफ गुड्स आपको पता है, ऊपर मैंने लिस्ट बता दी आपको 2/2017। अगर आप गवर्नमेंट को गुड्स सप्लाई कर रहे हो तो वो गुड्स एग्जेम्प्ट है या नहीं है, वो इस पे डिपेंड नहीं करता कि आप गवर्नमेंट को दे रहे हो क्या, वो इस पे डिपेंड करता है कि वो गुड्स नोटिफिकेशन 2/2017 में कवर हो रहे हैं। तो गुड्स की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सर्विसेज की। अगर हम गवर्नमेंट को सर्विस दे रहे हैं, कौन सी सर्विस दे रहे हैं, वो सर्विस जो कि आर्टिकल 243G में या 243W में लिखी हुई है। अब एग्जाम पर्पज से आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ए लिमिटेड सर्विस दे रही है गवर्नमेंट को, ठीक है, तो उस पे ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तो मान लेते टेंडर अगर है 1 करोड़ रुपए का, तो 1 करोड़ पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, सारा का सारा अमाउंट विदाउट जीएसटी आपको मिल जाएगा। चलो दूसरा, कई ये जो टेंडर होते हैं इनमें मान लेते हैं आपको रोड कंस्ट्रक्ट करने का टेंडर मिला है, रोड कंस्ट्रक्शन का। अब रोड कंस्ट्रक्शन में कई बार क्या होता है, आपको केवल सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, आप केवल सर्विस दोगे गवर्नमेंट को, बट आप इसमें कुछ अमाउंट का गुड्स भी यूज करोगे सर्विस देते वक्त। तो ऐसे में उन्होंने बोला है कि अगर गुड्स की वैल्यू टोटल कॉन्ट्रैक्ट के 25% तक है तो इसको हम कंपोजिट सप्लाई बोलेंगे। ठीक है, और कंपोजिट सप्लाई में यहाँ पे इसको माना जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस, और इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर है क्या बात? तो अगर मैं बोल रहा हूँ 1 करोड़ में अगर गुड्स 20 लाख के हैं तो कोई इशू नहीं है, पूरा 1 करोड़ जीएसटी फ्री होगा। बोलो बात समझ में आई? गवर्नमेंट को सर्विस दे रहे हो, कौन सी सर्विस दे रहे हो, जो 243G या 243W में लिखी हुई है, पहला पॉइंट। दूसरा, प्योर सर्विस दे रहे हो, कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर सर्विस में गुड्स की वैल्यू भी शामिल है जो कि 25% तक है, कोई इश्यू नहीं है, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इतनी सी बात ध्यान रखनी है इस एंट्री के अंदर।
बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट है आपका फंक्शंस, ये हो गया, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एंट्री, अब देखो उल्टा। उल्टा क्या? हाँ जी, सत्यम बोल रहा है सर दोनों गुड्स एंड सर्विस में कौन सी कब मानते हैं? दोनों गुड्स में एंड सर्विसेज में कौन सी कब मानते हैं? ये तो आपको पढ़ाया हुआ है ना। शेड्यूल 2 डिसाइड करता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो कंपोजिट सप्लाई अगर आप दे रहे हो, उसमें मेन एलिमेंट किसका है वो देखा जाता है। मेन एलिमेंट अगर सर्विस का है तो वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस है। मेन एलिमेंट गुड्स का है तो वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ गुड्स है, और अलग अलग वैल्यू डिसाइडेड है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो जस्ट अपोजिट कर दो। अब की बार मान लेते हैं ये ए बी सी बिल्डर्स है, ये कंपनी है और ये गवर्नमेंट है। एबीसी बिल्डर्स एक बिल्डिंग बना रहा है और उस बिल्डिंग के बाहर रोड का कंस्ट्रक्शन करवाना है उसे, ठीक है ना, या कुछ ऐसा काम करवाना है जो गवर्नमेंट कर सकती है, आप अपने लेवल पे नहीं कर सकते। तो आप गवर्नमेंट को अप्रोच करोगे। गवर्नमेंट के ये फंक्शंस में आती है 243W। गवर्नमेंट आपके लिए ये काम करेगी, आपसे कुछ यहाँ पे फीस भी पेमेंट भी लिया जाएगा। तो इस पेमेंट पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? बोल रहे हैं फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, अगेन में ध्यान रखना, ये मैं सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, गुड्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जस्ट अपोजिट ट्रांजेक्शन है जो एंट्री नंबर 3 में पड़ी है, उसके जस्ट अपोजिट है एंट्री नंबर 4 एंड 5। देखो 4 में 243W की बात कर रहा है, 5 में 243G की बात कर रहा है, बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं। तो एंट्री नंबर 3, 4 और 5 ये तीनों सेम कंसेप्ट पे है। ये दोनों बात कर रही है कि गवर्नमेंट सर्विस दे रही है ए लिमिटेड को, और ये बात कर रहा है कि ए लिमिटेड सर्विस दे रही है गवर्नमेंट को। बट यहाँ पे बस 25% वाला जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना। बोलो क्लियर है तीनों, 3, 4, 5? ओके जी, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड 3 एंट्री आपकी हो गई। एंट्री नंबर 6, जितने स्टार लगाने हो लगा लेना, दिस इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो अब गवर्नमेंट आपको सर्विसेज दे रही है, मतलब गवर्नमेंट सर्विस दे रही है किसको? ए लिमिटेड को। ठीक है ना, इस तरीके से लिख लो ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे। गवर्नमेंट आपको सर्विस दे रही है। अब गवर्नमेंट जब आपको सर्विस देगी, और अगर वो 243G और W वाली है तब तो वो ऑलरेडी एग्जेम्प्ट हो गई, उसकी बात नहीं कर रहे। उसके अलावा जो एक्टिविटीज है उनकी बात कर रहे हैं। तो उसको देखो, उसको याद करने का एक ट्रिक है, मैंने आपको यहाँ पे एक चार्ट बनवाया था इंटर में भी। आप यहाँ लिखोगे कौन सी सर्विस दे रही है गवर्नमेंट, तो सारी सर्विसेज को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर लो। PAS और T। ठीक है, तो याद करना है तो पास्ट से कर लो। PAST 4 सर्विसेज में क्लासिफाई कर लो। P का मतलब पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज। A का मतलब एयरक्राफ्ट ऑब्लिक वेसल रिलेटेड सर्विसेज। S का मतलब सर्विस अदर देन PAT। और T का मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑब्लिक पैसेंजर्स। लॉजिक, देखो गवर्नमेंट की यही सर्विस होंगी। इसमें एस का मतलब क्या है? सारी सर्विस आ गई। पी बोल रहा है पोस्ट ऑफिस की, ए बोल रहा है एयरक्राफ्ट वेसल की, टी बोल रहा है ट्रांसपोर्टेशन की। इसके अलावा जो सारी सर्विसेज है वो मैंने एस पॉइंट में कवर कर ली। ठीक है, अब पोस्ट ऑफिस के लिए वो क्या बोल रहा है?
तो देखो चारों के अलग अलग डायग्राम बना लेना आप। पोस्ट ऑफिस के लिए क्या बोल रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस की सर्विस लेने वाला कौन है, रेसिपिएंट कौन है, इस पे डिपेंड करता है सारा खेल। रेसिपिएंट गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट है। अगर रेसिपिएंट गवर्नमेंट है तो फिर एग्जेम्प्ट, कोई टैक्स नहीं लगेगा, गवर्नमेंट ही सर्विस दे रही है और लेने वाला भी गवर्नमेंट है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेने वाला नॉन गवर्नमेंट है तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो। अगर वो सर्विसेज है SALE वाली तो वो टैक्सेबल होगी, और अदर सर्विसेज हैं अगर तो फिर वो एग्जाम्प्ट होगी। ठीक है जी, तो ऐसा एक डायग्राम बना लो आप। पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज का काम यहीं पे खत्म हो जाएगा। अभी सेल का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेल? एस का मतलब स्पीड पोस्ट, ए का मतलब एजेंसी सर्विसेज, एल का मतलब लाइफ इंश्योरेंस, और ई का मतलब एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट। लो जी, चार्ट कॉपी करो और एक बार कॉपी करके मुझे बता देना कि कॉपी हो चुका है। चलो आगे बढ़ें फिर। एयरक्राफ्ट वेसल की अगर सर्विसेज होगी तो ये फुल्ली एग्जाम, ये फुल्ली टैक्सेबल होगी, इनमें कोई एग्जाम्पशन नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो टू बी डिस्कस्ड लेटर। देखो ट्रांसपोर्टेशन का जो एग्जाम्पशन है ना वो सबके लिए सेम है। तो आगे एंट्री आएगी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर की, वहां पे हम देखेंगे, उसमें आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अब बात आ रही है इस पॉइंट की कि पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज, एयरक्राफ्ट वेसल की सर्विसेज और ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज, इन तीन सर्विसेज के अलावा जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज देती है, ठीक है ना, वो सारी सर्विसेज के ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। तो इसके लिए आप ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत सारी एग्जाम्पशन उन्होंने दे रखी है। ठीक है, एंट्री नंबर 6 में जो एग्जाम्पशन दे रखी है उसकी बात हम कर लेते हैं अभी। एंट्री नंबर 6 में उन्होंने बोल रखा है कि अगर सर्विस लेने वाला जो रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट अगर नॉन बिजनेस एंटिटी है, नॉन बिजनेस एंटिटी है तो फिर वहां कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और अगर लेने वाला बिजनेस एंटिटी है तो फिर पता नहीं, आगे जाके देखना पड़ेगा। ठीक है, इस एंट्री में एग्जाम्पशन नहीं है। लो जी, ये चार्ट देखो, इसमें किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो वो एक बार पूछ सकता है। ये एंट्री नंबर 6 बताइए मैंने आपको। एंट्री नंबर 6 ने क्या बोला है, पोस्ट ऑफिस के बारे में बता रखा है, एयरक्राफ्ट वेसल के बारे में बता रखा है, उससे रिलेटेड सर्विसेज के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बता रखा है, और अदर सर्विसेज के लिए बता रखा है। अदर सर्विसेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। वो बोल रही है अगर कोई भी सर्विस जो पीएटी के अलावा है, अगर वो आप नॉन बिजनेस एंटिटी को दे रहे हो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। बिजनेस एंटिटी को दे रहे हो तो एंट्री नंबर 6 तो उसके लिए कुछ नहीं बोलता, आगे की एंट्री में पता लगेगा उस पर माफ है या नहीं। तो जनरल रूल क्या है, हर चीज टैक्सेबल है प्रोवाइडेड अगर उस पर एग्जेम्पशन नहीं है तो
तो किसी को स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट किया है तो टैक्स माफ होगा। अगर आगे जाके इस बिजनेस एंटिटी वाले पॉइंट पे कोई एग्जेम्पशन है तो वो माफ होगा, अदरवाइज ये भी टैक्सेबल होगा। ठीक है, अब देखो ये एंट्री यहां से एक बार रीड कर लो। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी सर्विस दे रही है किसको? एनी पर्सन। एनी पर्सन सपोज मैं बोल रहा हूँ ए लिमिटेड। अब देखो कौन सी सर्विस? पी, सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट प्रोवाइडेड टू पर्सन अदर देन गवर्नमेंट बाय वे ऑफ सेल। तो इस पे तो टैक्स लगेगा, बाकी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। सेल का फुल फॉर्म बता दिया मैंने आपको। ए का मतलब सर्विस इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट और वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रीसिंक्ट्स ऑफ अ पोर्ट और एन एयरपोर्ट। टी का मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर। एस का मतलब एनी सर्विस अदर देन सर्विस कवर्ड अंडर एंट्री ए टू सी अबव प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी। मतलब नॉन बिजनेस को दोगे तो एग्जेम्पशन मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर है? क्लियर? चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। एंट्री नंबर 7, दिस इज अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट। ये बात कर रहा है कौन सी सर्विस की? देखो गवर्नमेंट की सर्विस को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है हमने, पी ए एस टी। ये बात कर रहा है सर्विसेज ऑफ एस, मतलब पीएटी को भूल जाना। ठीक है, क्या बोलना चाह रही है? ये बोल रहा है अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड क्यों है वो? क्योंकि वो अभी तक लाइबल नहीं हुआ है, तो फिर उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, भले ही वो बिजनेस एंटिटी क्यों ना हो। तो मैं यहाँ पे इसी चार्ट को अगर आगे बढ़ा दूं, यहाँ क्या बोला था? अगर रेसिपिएंट बिजनेस एंटिटी है, और वो भी कौन सा रेसिपिएंट? तो यहाँ हम बात कर रहे हैं बिजनेस एंटिटी है, लेकिन जो रेसिपिएंट है, या तो पहले लिखो सर्विसेज अदर देन रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है, यहाँ ध्यान रखना, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे एग्जेम्पशन नहीं लगेगी। क्या बोल रहा है? रेसिपिएंट जो है, बोल रहे हैं इसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर है वो है अप टू अमाउंट विच ग्रांट्स एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन और अदर्स। है समझ में? तो देखो इस एंट्री में थोड़ा चेंज है। पहले यहाँ 20 लाख लिखा हुआ होता था और 10 लाख लिखा हुआ होता था। अब आपको पता है रजिस्ट्रेशन चैप्टर आपने पढ़ा है, अब लिमिट हो गई 40 लाख भी है कई जगह पे, कई जगह पे 20 लाख है, कई जगह पे 10 लाख है क्या ऐसा? इसलिए उन्होंने क्या किया, इस एग्जेम्पशन की जो वर्डिंग्स है उसको चेंज कर दिया। उन्होंने 40, 20, 10 लिखा ही नहीं, उन्होंने बोला जितना अमाउंट आपके रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जरूरत है उससे कम अगर आपका टर्नओवर है तो फिर आपके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, आपको माफ कर दिया जाएगा। बोलो, आया समझ में? ठीक है, अब अगर इससे ज्यादा कोई हो तो इसके अलावा क्या होगा? मतलब नॉर्मली रजिस्टर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, नॉर्मली रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22(1). ठीक है, एंट्री में आ जाओ, देखो क्या लिखा हुआ है। गवर्नमेंट है, सर्विस किसको दे रखी है? वही ए लिमिटेड को सर्विस दे रहे हैं, बिजनेस एंटिटी है, बट इसका टर्नओवर जो है ना पिछले साल वो
such amount in the preceding financial year as makes it eligible for exemption from registration under CGST Act। मतलब इतना अमाउंट का उसका टर्नओवर है कि उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़े, तो ये अनरजिस्टर्ड हो गया, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री पे आ जाओ। नेक्स्ट एंट्री बोल रहा है अदर, अब की बार भी किसकी बात कर रहा है, केवल और केवल एस पॉइंट की, पीएटी को हटा दो, एस पॉइंट बोल रहे हैं अगर गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को सर्विस दे रही है, दूसरी गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को, तो भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो इसी चार्ट को और आगे बढ़ा देते हैं। देखो जो बिजनेस एंटिटी है दूसरी वाली, ये गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी है, रेसिपिएंट या फिर अदर्स है। अगर गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी है तो एग्जेम्पशन हो जाएगा, और अदर्स है तो फिर और आगे चलेगा। ठीक है, अदर्स में और क्या होगा, देखो नेक्स्ट एंट्री भी मैं लिख देता हूं। नेक्स्ट एंट्री, वैल्यू ऑफ सर्विस अप टू 5000, वैल्यू ऑफ सर्विस अप टू 5000 है तो फिर एग्जेम्प्ट हो जाएगी, और 5000 से ज्यादा है तो फिर यहाँ पे तो टैक्सेबल है, इसके आगे और कुछ एंट्री है जहां पे जाके एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो ये देखो एस वाला जो चार्ट है ये थोड़ा बड़ा बनेगा। पहली एंट्री नंबर 6 ने बोला, यहाँ पे आप बोल सकते हो ये पहली बात बोली थी एंट्री नंबर 6 ने। देन नेक्स्ट एंट्री नंबर 7, देन नेक्स्ट एंट्री नंबर 8, और ये वैल्यू वाली आएगी आपकी एंट्री नंबर 9। ठीक है जी, 8 तक हो गया। 9th पे आ जाओ। 9th बोल रहा है देने वाला, सर्विस देने वाला गवर्नमेंट है, लेने वाली ए लिमिटेड है, बिजनेस एंटिटी है जिसका टर्नओवर भी एग्जेम्पशन से ज्यादा है। अब सारी चीजें हो गई, लेकिन अगर सर्विस की वैल्यू 5000 है तो भी जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। कौन सी सर्विस की, पीएटी के अलावा जो सर्विसेज है उनकी। इसमें एक नोट और दे रखा है, अगर कोई कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है तो 5000 की जो लिमिट है वो पर एनम देखी जाएगी, पूरे साल की देखी जाएगी। बोलो यहां तक समझ में आया? ये चार्ट भी कॉपी करते रहना। तो ये चार्ट एक बार यहाँ पे आके रुक गया, आपकी गवर्नमेंट की जो सर्विसेज है वो एंट्री नंबर 9 पे आके रुक जाती है। कुछ एंट्री और है जो कि बाद में आगे डिस्कस होगी। चलें आगे। चलो अब जो एंट्री नंबर 10, 11 और 12, ये जो 3 एंट्री आ रही है वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। हाँ जी, लो मैं चार्ट आपको दिखा देता हूँ सिंगल स्क्रीन पे। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। लो जी, एंट्री नंबर मैं बोल रहा हूँ स्किप कर देना, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा इस पे फोकस करने की। आप तो नोटिफिकेशन नंबर लिख के आ जाना। तो आप कुल मिला के चार्ट ध्यान रखो, एंट्री नंबर को भूल जाओ। मैंने रेफरेंस के लिए लिखा है, केवल आप पढ़ोगे तो ध्यान रहेगा। हो गया? हो गया क्या स्क्रीनशॉट? चलो हाँ जी, एंट्री नंबर 10, 11, 12 ये बात कर रहा है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ एग्जेम्पशन दे रखी है। जैसे आजकल इंडिया में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट
कुछ लो कॉस्ट हाउस बना के दे रही है गरीब लोगों के लिए, तो उनका जो कंस्ट्रक्शन है ना, जो कॉन्ट्रैक्टर है जो उनका कंस्ट्रक्शन करता है, अगर वो सर्विसेज दे रहा है, अगेन ध्यान रखना हमारा कंसंट्रेशन सर्विसेज पे है, गुड्स पे नहीं है। अगर वो प्योर सर्विसेज दे रहा है कॉन्ट्रैक्टर, तो उसके ऊपर जीएसटी माफ कर दो क्योंकि वो लो कॉस्ट हाउस है। लेकिन सारे कॉस्ट हर लो कॉस्ट हाउस पे नहीं। जो स्कीम्स गवर्नमेंट ने चला रखी है उन स्कीम्स की बात कर रहे हैं। देखो एंट्री नंबर 10 क्या बोल रही है, कुछ स्पेसिफाइड स्कीम है, जैसे कि पहले तो स्कीम देखो कौन सी स्कीम है, कॉन्ट्रैक्ट्स पर्टेनिंग टू बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन और एनहांसमेंट अंडर हाउसिंग फॉर ऑल मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना। तो ये दो स्कीम की बात कर रहे हैं हम। इन दोनों स्कीम में अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है वो अपने कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज देता है प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट। प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो कंस्ट्रक्शन के अंदर दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट लेता है कॉन्ट्रैक्टर। एक कॉन्ट्रैक्ट में तो क्या होता है, वो मटेरियल भी कॉन्ट्रैक्टर लगाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये कंपनी है, या मैं ऐसे बोल देता हूँ ये मिस्टर ए है ना, इसको घर बनवाना है। अब घर बनवाने के लिए इसने बुलाया कॉन्ट्रैक्टर को डीएलएफ। दो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, एक तो डीएलएफ ये बोलेगा कि भैया लेबर भी मैं लेके आऊंगा, मटेरियल भी मैं लेके आऊंगा, आपको कुछ नहीं करना, आप तो मेरे को केवल प्लान दे दो कैसा घर बनाना है, सारा काम मैं कर दूंगा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये तो आपका कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, इसको बोला जाता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, डीएलएफ बोलता है मैं केवल लेबर लाऊंगा, आप जो प्लान दोगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपका कंस्ट्रक्शन कर दूंगा, जो भी मटेरियल लगेगा वो सारा का सारा मिस्टर ए को प्रोवाइड करना है। इस वाली सर्विस को हम बोलते हैं प्योर लेबर सर्विस। ठीक है जी, ये प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो एग्जेम्पशन किस पे है बोलो, फर्स्ट कैटेगरी पे कि सेकंड कैटेगरी पे? क्या वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को एग्जाम किया गया यहाँ पे? फर्स्ट इज रॉन्ग स्नेहा, चलो गलती से लिखा होगा आपने, कोई इश्यू नहीं है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये एग्जाम में आपको वो डायरेक्ट देंगे, आप भावनाओं में बह जाओगे। ये एग्जाम्प्ट नहीं है, ये एग्जाम्प्ट है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज फुल्ली टैक्सेबल, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट है तो इसके ऊपर एग्जाम्पशन है, यहाँ कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है जी, चलो किस चीज का प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, कंस्ट्रक्शन का, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन, कंप्लीशन, फिटिंग आउट, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशन, अल्टरेशन ऑफ सिविल स्ट्रक्चर और एनी अदर ओरिजिनल वर्क्स। हाँ जी क्या बोल रहे हो सर, बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस बोले तो ये इस स्कीम का पार्ट है। बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन का वैसे मतलब होता है कि हर गरीब आदमी के लिए एक एक घर बनाया जाता है, उसमें एक लिमिट डाली जाती है कि एक आदमी को एक घर मिलेगा। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि आप बल्क इन्वेस्टमेंट कर लो वहां पे, बनाए गरीब लोगों के लिए और आप जाके 50 फ्लैट बुक कर लो, क्योंकि सस्ते फ्लैट होते हैं ना, तो आप जाके 50 फ्लैट बुक कर लो और फिर जाके उनको बेचें, ऐसा नहीं है। एक घर स्क्वायर फीट कितना भी हो, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। इनके अंदर गवर्नमेंट के ये प्लान है, देखो अगर आपको इन स्कीम में अगर बिल्डिंग बनानी है तो आप गवर्नमेंट को पहले अपना प्लान सबमिट करोगे और गवर्नमेंट फिर आपको परमिशन देगी बनाने की। तो ये बहुत छोटे छोटे घर होते हैं, बड़े घर बनाओगे भी क्यों, आप गरीब लोगों के लिए तो छोटे छोटे घर बनेंगे ना, लग्जरी अपार्टमेंट थोड़ी बनेंगे। तो इनकी एक लिमिट होती है। ज्वाइंट फैमिली, ऐसे एक एक फैमिली को देख के नहीं बनता ना, इनका जो प्लान होगा ना उस प्लान के अकॉर्डिंग बहुत छोटी स्क्वायर फीट होती है, 400 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट, इतने के भी फ्लैट होते हैं इसमें। तो वो तो खैर इशू अलग ही है, वो तो स्कीम का इशू है, हम तो जीएसटी के इम्प्लीकेशन की बात कर रहे हैं। अगर इन स्कीम में कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उन कंस्ट्रक्शंस पे जो कॉन्ट्रैक्टर है उन कॉन्ट्रैक्टर्स को जीएसटी देना है नहीं देना, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। अगर कॉन्ट्रैक्टर ने प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो नहीं देना जीएसटी, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस दी है तो फिर उसको देना पड़ेगा जीएसटी। ठीक है, चलो प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब नीचे बता रखा है, मैंने समझा दिया आपको, कोई जरूरत नहीं है उसके पढ़ने की। ओरिजिनल वर्क्स के लिए क्या बोला है, ओरिजिनल वर्क्स होगा ना तभी एग्जेम्पशन है, अदरवाइज एग्जेम्पशन नहीं। ओरिजिनल वर्क्स मतलब क्या, जो फर्स्ट टाइम कंस्ट्रक्शन होता है उसको ओरिजिनल वर्क्स बोलते हैं। तो देखो ओरिजिनल वर्क्स मींस ऑल न्यू कंस्ट्रक्शन,
न्यू कंस्ट्रक्शन मतलब जो फर्स्ट टाइम बनाया जा रहा है ना, वो आपका कहलाएगा ओरिजिनल वर्क्स। दूसरा बोला है ओल्ड टाइप ऑफ एडिशन अल्ट्रेशन टू अबंडेंट और डैमेज्ड स्ट्रक्चर, मतलब कोई मरी हुई बिल्डिंग को जिंदा करोगे, वो भी क्या माना जाएगा, नया कंस्ट्रक्शन माना जाएगा। अब आप बोलोगे वो तो ऑलरेडी बनी हुई है, पर उसमें जान नहीं है ना, उसमें जान डाल रहे हैं, तो वो भी ओरिजिनल वर्क्स कहलाएगा। और लास्ट इज इरेक्शन कमीशनिंग इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट स्ट्रक्चर वेदर प्री फैब्रिकेटेड और अदरवाइज, ये भी आपका ओरिजिनल वर्क्स कहलाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाए। ये तो किसके लिए था, ये तो थी स्कीम्स जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, उन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में अगर उस स्कीम के अंडर बन रही है तो कॉन्ट्रैक्टर को टैक्स नहीं देना। अब बात कर रहे हैं एक सिंगल पर्सन अपना खुद का घर बनवा रहा है, तो जैसे मैं यहाँ लिख देता हूं मिस्टर ए है, उसको अपना खुद का पर्सनल हाउस बनवाना है। अब बनवाने के लिए उसने कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया अपने पास। अगेन वही बात है, दोनों चीजें, कॉन्ट्रैक्टर ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट किया है, एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 2 प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट। किस पे एग्जेम्पशन है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एग्जेम्प्ट, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जेम्प्ट, बट कंडीशन है सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट होनी चाहिए। मतलब मिस्टर ए अगर कोई अपार्टमेंट बनवा रहा है तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, ये खुद के रहने के लिए घर बनवा रहा है, मल्टी स्टोरी घर हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि एक ही फ्लोर का घर है, अगर ये 4 फ्लोर का भी घर बना रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पर वो सिंगल, आप उसको बोलोगे एक सिंगल घर है वो, ऐसे नहीं है उसमें 4 अलग अलग फैमिली रह रही है। चलो, फिर लिखा है ओरिजिनल वर्क्स आर एग्जेम्प्ट, रिपेयर्स आर टैक्सेबल। नेक्स्ट इज, बोलो ये समझ में आ गई एंट्री नंबर 11। देखो ये प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए तो है ही है, प्रैक्टिकली आप देखोगे ना रियल लाइफ में, तो ये चीज बहुत काम आती है। कोई भी घर बना रहा है तो आप उनको गाइड कर सकते हो कि भाई आप कॉन्ट्रैक्टर से जो काम करवा रहे हो, अगर आपने विद मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया ना तो उस पर जीएसटी और लग जाएगा 18%, तो महंगा पड़ जाएगा काम। तो आप कॉन्ट्रैक्टर को प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट दो और मटेरियल अलग से दो, तो आपको 18% का तो यही फायदा हो जाएगा उस वैल्यू। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट बात आ रही है रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। ये सबको पता होगा, आपको मेरे को लगता है कि कोई भी ऐसा होगा जिसको ये मालूम नहीं होगा। अगर आप रेजिडेंशियल हाउस रेंट पे देते हो रहने के लिए, 3 चीजें ध्यान रखना। पहला रेजिडेंशियल हाउस, दूसरा रेंट पे दे रहे हो, तीसरा रेजिडेंस पर्पज के लिए, अगर ये तीनों बातें फुलफिल हो रही है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, भले ही किराया ₹1,00,000 हो, ₹2,00,000 हो, ₹5,00,000। ठीक है, और उन्होंने क्लियरिटी से बता रखा है होटल रूम को मत बोलना आप रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, क्योंकि होटल रूम के लिए अलग से एंट्री नंबर 14 में डिस्कशन किया हुआ है। बताओ यहां तक सबको क्लियर है, एंट्री नंबर 12 तक। तो आज का हमारा टॉपिक एंट्री नंबर 12 तक ही है। इन 12 एंट्रियों को घर जाके दोबारा रिवाइज करना है, कोई भी डाउट है वो कल पहले क्लास स्टार्ट होने से पहले ये पूछना। ठीक है, डेली 10-10 एंट्री भी आप पढ़ोगे तो बहुत इजी तरीके से एग्जामिशन आपको याद हो जाएगी। फिलहाल किसी को डाउट है तो पूछ लो, नहीं है, चलो।